गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो अर्थशास्त्र की जो सीरीज शुरू की थी उसको कक्षा 9वीं और 10वीं तक हमने बिल्कुल बेसिक से समझ लिया है। तो आज हम कक्षा 11वीं को शुरू कर रहे हैं। ये 11वीं का पहला चैप्टर है, अध्याय नंबर 1 है। और जो कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी वाली जो हमारी बुक्स है, देखिए जो क्लास 11वीं है, कक्षा 11वीं में दो बुक्स हैं इकोनॉमिक की, ठीक है। एक जो उसकी जो एक बुक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, तो हम जो समझने वाले हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं जिसकी, वो सांख्यिकी वाली बुक है, यानी स्टैटिक्स की शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टैटिक्स को बढ़िया तरीके से, डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्लास 9th और 10th को कवर किया था, उसी तरीके से हम इसको समझेंगे। बस छोटा सा डिफरेंस इसमें हम लेकर आ रहे हैं कि वो जो हमने आपको बताया था वो बोर्ड पर बताया था, लेकिन यहाँ पे हम आपको बोर्ड यूज नहीं करेंगे, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब स्टैटिक्स जो है इसमें मतलब पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, ग्राफ्स के द्वारा, तालिका के द्वारा, ठीक है। तो मतलब आंकड़ों से रिलेटेड ये कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए मतलब ये ज़्यादा बेहतर हम लोगों के लिए पड़ेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत। देखिए, जो हमारी बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अब अर्थशास्त्र क्या है और सांख्यिकी क्या है, ये दोनों यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट्स हैं, और इन दोनों को आप समझ लीजिए कि ये जो दो शब्द हैं यहाँ पे, इनका मतलब क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र क्या है ये तो मैं आपको कक्षा 9वीं में भी बता चुका हूँ और 10वीं में भी बता चुका हूँ। और हाय भाई, मैंने इस पे एक वीडियो भी डाली है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, ठीक है, स्पेशल वीडियो डाला है। और इस अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप चैनल के मतलब आइकन से क्लिक कर आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। तो देखिए, अब ये जो पहले से हमारी जो वीडियोस देखते आ रहे हैं वो तो सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। अब हम जो बात है, जो चैप्टर जिस पे टिका हुआ है वो है सांख्यिकी पर। तो सांख्यिकी को हम समझते हैं। देखिए, सांख्यिकी की जब हम बात करें तो सांख्यिकी शब्द का मतलब क्या है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा। देखिए, सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों से है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर में या इस पूरी बुक में ही हम आंकड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आंकड़ों को किस तरीके से एकत्रित किया जाता है, किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से उनका विश्लेषण किया जाता है। फिर उसकी कुछ विधियां हैं, उन्हीं विधियों के द्वारा, उन्हीं मतलब फैक्ट्स के द्वारा आंकड़ों से संबंधित जितने भी तथ्य हैं सभी को हम इस वाली बुक में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वाले चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, सांख्यिकी वाले को। तो अब देखिए, सांख्यिकी की हम बात करें तो सांख्यिकी का जो संबंध है वो आंकड़ों से है, ठीक है। अब आंकड़ों से इसका क्या संबंध है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सांख्यिकी है क्या। सांख्यिकी का मतलब है कि जो संख्यात्मक तथ्य हैं, उन संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। या फिर संख्यात्मक सूचनाओं के भंडार को सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है, कि संख्यात्मक सूचनाओं का जो भंडार है या फिर संख्यात्मक तथ्यों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, उसको सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी एनसीईआरटी है वो कह रही है कि आंकड़ों के एकत्रीकरण करना, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करना और उनको प्रस्तुत करना, यानी उनके प्रस्तुतिकरण होना और उनका विश्लेषण करना, ठीक है। तो अगर हम आंकड़ों को एकत्रित कर रहे हैं, उनको प्रस्तुत कर रहे हैं यानी प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनका विश्लेषण कर रहे हैं यानी एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो सांख्यिकी है, ठीक है। अब ये जो मतलब हम कर रहे हैं आंकड़ों से संबंधित, तो हम उनको जो एकत्रीकरण कर रहे हैं, जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम अर्थशास्त्र में ही करें, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम आंकड़ों का एकत्रीकरण कर रहे हैं या फिर विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो सांख्यिकी हो जाएगी। लेकिन अब जो हमारा चैप्टर है वो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की बात कर रहा है, यहाँ पे ये समझ लीजिए। तो अब हम यहाँ पे जो फोकस रहेगा इस चैप्टर का, वो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का रहेगा, यानी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो आंकड़े हैं उनसे संबंधित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि सांख्यिकी क्या है। क्या सांख्यिकी का मतलब क्या है, सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित है, चाहे अब संख्यात्मक तथ्य हो, मतलब संख्यात्मक मतलब अंक, संख्यात्मक मतलब क्या है, अंक, ठीक है, अंकों से संबंधित है, ठीक है, अंक।
ठीक है। तो ये जो अंक हैं, इन अंकात्मक तथ्यों का अध्ययन करना या फिर अंकात्मक सूचनाओं का भंडार या फिर आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण या विश्लेषण जो भी हो सकता है, अब आप बढ़िया तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका सांख्यिकी। ठीक है, अब जो सांख्यिकी की मतलब जो जनक है, जो सांख्यिकी का जो जन्मदाता है वो है गोटफ्राइड। कौन है? वो है गोटफ्राइड, गोटफ्राइड एकेनवोल। वो कौन है? गोटफ्राइड एकेनवोल। और ये मतलब सांख्यिकी के जन्मदाता माने जाते हैं। अब ये जन्मदाता क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसने सबसे पहले 1749 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। किसका? सांख्यिकी का। ठीक है, और ये जर्मनी के गणितज्ञ भी रह चुके हैं और अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसने जब सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया तो वो आंकड़ों से संबंधित ही किया था, यानी अंकात्मक तथ्यों का अध्ययन करना ही इसने सांख्यिकी बताया था। ठीक है, तो अब ये हो गया इसका जनक यानी जन्मदाता। ठीक है, तो अब आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं कि सांख्यिकी का मतलब क्या है। देखिए थोड़ा सा इतिहास में आपको बता देता हूँ, जो मतलब आपकी जो जानकारी है वो पक्की हो जाएगी। देखिए जो सांख्यिकी की जो वर्ड है यानी स्टैटिक जो वर्ड है वो दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, वो दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है स्टैटिक्स, ठीक है, एक क्या है? स्टैटिक, और एक एक था तुम्हारा स्टेटस। ठीक है, ये जो दो वर्ड हैं इन दो वर्ड से मिलकर बना है मतलब वो स्टैटिक्स। ठीक है, यानी सांख्यिकी। और इन दोनों वर्ड का जो अर्थ था शुरुआती टाइम में वो क्या था? राज्य से संबंधित था। किससे था? राज्य से संबंधित। फिर कुछ समय बाद 1400 ईस्वी के आसपास दो मतलब सम्राट आए थे। ठीक है, उनमें एक मूसा सम्राट था और एक और सम्राट था। ठीक है, तो इन दोनों सम्राटों ने मतलब एक सम्राट ने तो गणना करवाई थी, किसकी? जमीन की गणना करवाई थी, एक ने जाति की गणना करवाई थी। तो फिर इसका संबंध जो बन गया वो गणना से बन गया। ठीक है, तो गणना में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आंकड़ों का होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे गणना आई, मतलब इसका शब्द मतलब राज्य से गणना हो गया, गणना के बाद इसका मतलब आंकड़ों से हो गया। तो अब जो जिस बारे में हम समझ रहे हैं वो आंकड़ों से संबंधित समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने इसका मतलब इतिहास बताया है, लेकिन आप इसको समझिएगा कि जो सांख्यिकी है वो आंकड़े हैं, आंकड़ों का अध्ययन करना, आंकड़ों का मतलब प्रस्तुतिकरण करना, आंकड़ों का मतलब उनको एकत्रित करना, उनको योजनाबद्ध तरीके से मतलब प्रेजेंट करना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये सांख्यिकी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सांख्यिकी को दो तरह से समझा जा सकता है, एक बहुवचन सांख्यिकी और एक एकवचन सांख्यिकी। ठीक है, तो अब आप थोड़ा ध्यान से बड़े अच्छे से इसको समझिए कि बहुवचन सांख्यिकी क्या है और एकवचन सांख्यिकी क्या है। जब आप बहुवचन सांख्यिकी को समझ जाओगे तो एकवचन सांख्यिकी अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। देखिए बहुवचन सांख्यिकी का मतलब है अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचनाओं को या फिर आंकड़ों के समूह को कहते हैं। देखिए अब आप नहीं समझे हैं, अब मैं आपको इसको बताता हूं। अगर हम कोई भी सूचना है उसको अंकों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, सूचनाओं को अंकों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं या फिर उन आंकड़ों के समूह को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो समूह है। वो क्या है? वो समूह है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी हम अंकों से संबंधित कोई भी सूचना मतलब क्या कर रहे हैं, सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? वो बहुवचन सांख्यिकी के द्वारा की जा रही है। ठीक है, आंकड़ों का समूह। तो यहाँ पे तो अंकों का मतलब एक अंक तो आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हो, एक अंक तो आंकड़ा कह ही नहीं सकते हो आप एक अंक को। ठीक है, एक अंक थोड़ी ना आंकड़ा होता है। जब आप अंकों को अगर व्यक्त करोगे तो सीधी सी बात है, अंकों को मतलब आप एक अंक नहीं कर रहे हो, आप बहु अंकों को कर रहे हो, मतलब अनेक अंकों को व्यक्त करोगे तो सीधी सी बात है बहुवचन सांख्यिकी है। ठीक है, तो अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचनाओं को, ठीक है, एक सूचना नहीं है, सूचनाओं को, समूह को, ठीक है, आंकड़ों के समूह को अगर आप व्यक्त कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? वो बहुवचन सांख्यिकी के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? बहुवचन सांख्यिकी के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, या फिर आप बोल सकते हो कि संख्यात्मक तथ्यों के समूह, ठीक है, या संख्यात्मक आंकड़ों के तथ्यों के समूह को, यहां पे समूह मिसिंग है, ठीक है, कोई नहीं, ये तथ्यों के आंकड़ों के तथ्यों के समूह को क्या कहते हैं? बहुवचन सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बार आप बुक पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए इसमें जो ये बहुवचन सांख्यिकी है, जो भी मतलब इसका जो वास्तविक जो अर्थ है, ठीक है, वास्तविक जो अर्थ है वो आपको मिलेगा, मतलब वो आपको समझ में आएगा इसके फीचर्स से, यानी इसकी विशेषताओं से। ठीक है, तो जब आप विशेषताओं को समझ जाओगे उसके बाद में आपको फिर से
बहुवचन सांख्यिकी और सांख्यिकी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे मतलब हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से हम इसको सांख्यिकी को बिल्कुल बेसिक से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब फिर से करते हैं शुरुआत। जो इसकी पहली वचन यानी बहुवचन सांख्यिकी की विशेषताएं क्या है, देखिए कभी भी 6 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है, सांख्यिकी की किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 6 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको देखिए बहुवचन सांख्यिकी की निम्नलिखित विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं, अब एक एक करके हम सभी को समझते हैं। पहली विशेषता है तथ्यों का समूह। और भाई तथ्यों का समूह, आंकड़ों का समूह ही क्या कहलाता है, बहुवचन सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, तो एक अकेली संख्या को हम समंक नहीं कह सकते हैं, समंक मतलब आंकड़ा नहीं कह सकते हैं हम। ठीक है, अगर आंकड़ा नहीं है तो सांख्यिकी नहीं है, सीधी सी बात है भाई, कोई डाउट थोड़ी ना है। अगर कोई भी चीज आंकड़ा नहीं है तो वो सांख्यिकी थोड़ी हो सकता है, क्योंकि जो सांख्यिकी का जो संबंध है वो आंकड़ों से है। ठीक है, तो अब अगर तथ्यों का समूह है और उस तथ्यों के समूह को आप व्यक्त कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन सांख्यिकी हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए एक हमारे पास ये तथ्य है कि हमारे कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं, इसमें संख्या आ रही है लेकिन ये सांख्यिकी नहीं है, इसमें संख्या का यूज आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं। ठीक है, 1000 भाई क्या है, संख्या है, लेकिन ये सांख्यिकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पहली बात तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वास्तविक जो अर्थ है सांख्यिकी का वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए एक तो इसमें कंपेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, सांख्यिकी में कंपेयरिंग होते हैं, मतलब तुलना होती है। ठीक है, एक इसमें औसत नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स को जब आप समझ जाओगे तब आप वास्तविक सांख्यिकी को समझ जाओगे। तो इसलिए अब सांख्यिकी की क्या है, अब देखिए कि जैसे कि मान लीजिए हमारे कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं, ये अगर आप इतना बोल रहे हो तो ये सांख्यिकी नहीं है। अगर आप बोले कि हमारे कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं, उन 1000 में 100 विद्यार्थी बीए के हैं, ठीक है, 400 विद्यार्थी एमए के हैं, ठीक है, और बीकॉम के विद्यार्थी 300 हैं, और एमएससी के विद्यार्थी कितने हैं, एमएससी के 200 विद्यार्थी। अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो तो मतलब क्या हो जाएगा, ये सांख्यिकी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सांख्यिकी, क्योंकि ये समूह बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं, और आप इनकी एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये क्या, ये संख्यात्मक तथ्य हैं। ठीक है, संख्यात्मक तथ्यों का समूह है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सांख्यिकी हो जाएगा। अगर आप सीधा बोल रहे हो कि हमारे कॉलेज में 1000 विद्यार्थी तो ये सांख्यिकी नहीं है, ये तो एक इंफॉर्मेशन है, ये तो एक सूचना है। ठीक है, सूचनाओं का समूह थोड़ी ना है, ये तो केवल एक सूचना है, तो ये सांख्यिकी नहीं है। ठीक है, अगर एक कोई भी चीज है तो आप उसकी मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंपेयरिंग भी होना चाहिए, उसकी औसत भी होनी चाहिए, तब वो सांख्यिकी कहलाएगी। ठीक है, तो जो पहला जो हमारा मतलब विशेषता है वो क्या है कि तथ्यों का समूह होना, संख्यात्मक तथ्यों के समूह का होना ही इसकी मतलब पहली शर्त है। और जो संख्यात्मक तथ्यों का जो समूह है, उस संख्यात्मक तथ्यों के समूह को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बहुवचन सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी जो विशेषता है वो क्या है कि संख्याओं में व्यक्त करना। पहली विशेषता क्या थी कि संख्यात्मक तथ्यों के समूह को व्यक्त करना, अब एक ही संख्याओं में व्यक्त करना। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है बहुवचन सांख्यिकी की वो ये है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों में व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, किस में व्यक्त करना चाहिए, संख्यात्मक तथ्यों में व्यक्त करना चाहिए। एक मिनट, हाँ ये चलिए कोई नहीं, संख्यात्मक तथ्यों में व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या, किसी भी तथ्यों को मतलब व्यक्त कर रहे हैं और उसमें मतलब संख्या का यूज हो रहा है, ठीक है, अंकों का यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, अंकों का यूज भी होना जरूरी है और उनका मतलब एक दूसरे से उनकी तुलना होना भी जरूरी है। ठीक है, और उनकी औसत का होना भी जरूरी है। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगी, तब वो सांख्यिकी कहलाएगी। इसलिए अगर मान लीजिए किसी भी मतलब वाक्य में या किसी भी तथ्य में भाई क्या है, उनकी हम तुलना भी कर लेंगे, ठीक है, उनकी औसत भी है, लेकिन उसमें संख्या नहीं है, अगर संख्या नहीं होगी तो वो क्या नहीं होगी, वो सांख्यिकी नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, क्या नहीं कहलाई जाएगी, सांख्यिकी नहीं कहलाई जाएगी। जैसे अब मान लीजिए कि सांख्यिकी संख्याओं में व्यक्त होगी तो वो सांख्यिकी है, अगर संख्याओं में व्यक्त नहीं है तो किस में हो सकती है, वो गुणात्मक में हो सकती है, मतलब गुणात्मक रूप भी होते हैं, जैसे छोटा बड़ा अमीर गरीब। ठीक है, अब मान लीजिए आप कह रहे हो कि जो राम है वो मोहन से छोटा है, तो ये सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या का यूज नहीं हुआ है, इसमें संख्या की जगह छोटा वर्ड का यूज हो चुका है। ठीक है,
तो किसका यूज हो चुका है, छोटा वर्ड का यूज हो चुका है। छोटा क्या है, ये गुण है, तो गुणात्मक रूप सांख्यिकी में नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा रूप होता है, मात्रात्मक रूप होता है। कौन सा रूप होता है, मात्रात्मक रूप, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जो सांख्यिकी होती है वो मात्रा में होती है, अंकों में होती है, संख्या में होती है, ना कि गुणात्मक रूप में होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो सांख्यिकी होगी उसकी जो तीसरी जो विशेषता है ये है, बहुवचन सांख्यिकी की तीसरी विशेषता है अनेक कारणों से प्रभावित होना। हाँ ठीक है, कि जो आंकड़ों को जो हम रेडी करते हैं, ठीक है, आंकड़ों का जो हम मतलब संकलन करते हैं वो किसी ना किसी उद्देश्य से तो करते हैं। और उद्देश्य क्या होता है कि अगर ये उद्देश्य हमारा सक्सेसफुल हुआ तो इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कोई आंकड़े जारी कर रहे हैं, मतलब आंकड़ों का संकलन कर रहे हैं, और वो आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित नहीं है, ठीक है, तो उनका अच्छा जो निष्कर्ष है वो अच्छा निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। अगर अच्छा निष्कर्ष नहीं निकल पाया, ठीक है, अगर अच्छा निष्कर्ष नहीं निकल पाया तो वो सांख्यिकी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो सांख्यिकी होगी वो अनेक कारणों से प्रभावित होगी, ठीक है। इसके बाद इसकी जो चौथी विशेषता है वो है तथ्यों का तुलनात्मक होना। देखिए ये ऊपर ही मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सांख्यिकी में तुलनात्मक अध्ययन नहीं है तो वो सांख्यिकी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो संख्यात्मक तथ्यों का मतलब क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनकी तुलना की जाती है, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कंपेयर भी की जा रही है, एक दूसरे से संबंधित भी वो है, उनमें औसत भी है, तो तभी हम उसको क्या कह सकते हैं। और उसमें भाई संख्या का होना भी जरूरी है, यानी अंकों का होना भी जरूरी है, तो तभी वो सांख्यिकी हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए केवल संख्या का होना ही मतलब हम सांख्यिकी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर संख्या उसमें है तो केवल संख्या के आधार पर हम उसको सांख्यिकी नहीं कह सकते हैं। हम किस आधार पर कहेंगे, जब संख्या के साथ साथ उसमें एक दूसरे की तुलना भी की जाएगी, ठीक है, वो आपस में संबंधित भी होंगी, ठीक है, उसमें औसत भी होगी, ठीक है, उसमें गुणात्मक रूप नहीं होगा, ठीक है, कौन सा रूप होगा, मात्रात्मक रूप होगा। जब ये सभी गुण होंगे तब जाके हम उसको सांख्यिकी कहेंगे, ठीक है। अगर ये सभी गुण नहीं है तो वो सांख्यिकी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है कि राम की आयु 25 वर्ष है, ठीक है, सालिम की ऊंचाई 6 फीट है, सोहन का वजन 70 kg है। तो ये सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि अब क्यों नहीं है सांख्यिकी, देखिए क्योंकि इसमें देखिए इसमें संख्या भी आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, संख्या भी आ रही है, लेकिन संख्या तो आ रही है लेकिन इसका मतलब एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा रहा, इसको मतलब इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं आयु की। तो यहाँ पे अगर राम की बात की इन लोगों ने आयु की, तो यहाँ पे सालिम की बात कर दी ऊंचाई की, ठीक है। तो अब आयु की मतलब तुलना आप आयु से ही तो कर सकते हो, ऊंचाई से थोड़ी ना कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है तो यहाँ पे सोहन का वजन की बात कर रहे हैं, वजन और ऊंचाई की थोड़ी ना आप तुलना कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये सांख्यिकी नहीं है। अगर ये ऐसा होता कि राम की आयु 25 वर्ष है और सलीम की आयु 6 वर्ष है, जबकि सोहन की आयु 12 वर्ष है, तो अगर इस तरीके से ये होता तो तब ये सांख्यिकी बन जाता, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, फटाफट कमेंट कर दीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए जो बहुवचन जो सांख्यिकी है, तो बहुवचन सांख्यिकी एक तो गणनात्मक होती है, ठीक है, क्या होती है, गणनात्मक होती है, और दूसरा वो अनुमानित भी होती है। अब ये गणनात्मक और अनुमानित क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और इन 100 विद्यार्थियों की एक एक करके हम लोग औसत निकाल लें, ठीक है, एक एक इनकी गणना करके, इनको गिनकर, ठीक है, एक इंडिविजुअल हम इनको गिन रहे हैं, गिनकर इनका मतलब जो भी आंकड़ा जो भी हमको तैयार करना है वो हम तैयार कर रहे हैं, तो ये गणनात्मक रूप हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये सांख्यिकी का गणनात्मक रूप हो जाएगा। अगर हम इन 100 बच्चों में से किन्हीं 10 बच्चों को लेते हैं, ठीक है भाई, 10 बच्चे हमने ले लिए, किसके 10 बच्चे हमने ले लिए ज़्यादा पढ़ने वाले, ठीक है, नहीं सॉरी 10 बच्चे हमको लेने टोटल, तो हमने 6 बच्चे ले लिए ज़्यादा पढ़ने वाले, 3 बच्चे ले लिए, कौन से 3 बच्चे ले लिए हमने कम पढ़ने वाले, और 1 बच्चा ले लिया हमने मीडियम वाला, ठीक है। तो अब इन 10 बच्चों के आधार पर हम सभी की औसत निकाल रहे हैं, मतलब एस्टीमेट लगा रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो अनुमान के आधार पर जो हम आंकड़े तैयार करते हैं उन आंकड़ों का मतलब अनुमानित रूप होता है, वो सांख्यिकी का अनुमानित रूप होता है, ठीक है। और जो गणनात्मक रूप होता है जो वास्तविक होता है, ठीक है, जिनको मतलब गणना के माध्यम से
यूज किया जाता है। तो देखिए सांख्यिकी गणना और अनुमान दोनों रूपों में ही होती है, ये आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हो, ये भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, ये सभी आप लिखते रहना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से वीडियो को देखें। ये बाद में जो ये जितने भी नोट्स हैं ये मैं प्रोवाइड कराता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इनका PDF डाउनलोड करके आप मतलब इनका फोटो स्टेट निकलवाओ या फिर आप नोट कीजिए, जो आपको करना है वो कर सकते हो। अब देखिए, अब इसकी जो लास्ट जो मतलब अंतिम जो विशेषता है वो क्या है कि तथ्यों को व्यवस्थित रूप से संकलित करना, मतलब व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से इनको एकत्रित करना चाहिए। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई आंकड़े आपने मतलब आंकड़ों का संकलन किया है लेकिन योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया है। मान लीजिए आपने आप एक क्या हो, आप एक कॉलेज डिपार्टमेंट के एक सदस्य हो। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको मतलब आपने बच्चों के एग्जाम कराए और उनका रिजल्ट आपको जारी करना है। तो आपने क्या क्या एग्जाम कराने के तुरंत बाद सभी बच्चों के एग्जाम एकत्रित कर दिए, मतलब ठीक है उनको उनका संकलन कर लिया, क्या कर लिया, उनको संकलित कर लिया, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया। मतलब कैसे नहीं किया, मान लीजिए आपने जो BA वाले जो बच्चे थे उनको भी एक साथ कर दिया, उनका जो पेपर था वो भी एक साथ कर दिया, MSc वालों का भी, BCom वालों का भी, ठीक है, BA ऑनर्स पोल साइंस वालों का भी, सब वगैरह वगैरह सबका एक साथ कर दिया। फिर उनको चेक करने के बाद उनके जो मार्क्स थे वो भी आपने एक साथ कर दिए। मान लीजिए कि सभी बच्चों के मार्क्स आए 15,000। ठीक है, तो अब आप मतलब ये क्या, ये योजनाबद्ध तरीका नहीं है। तो आप उसमें स्पेशल ये नहीं बता सकते हो कि मतलब कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, कौन फेल हुआ है कौन पास हुआ है। ठीक है, आपने तो मतलब बिना योजनाबद्ध तरीके से वो एक तरीके से सारे बच्चों का एक साथ मतलब मिलाकर संकलित कर कर मतलब आंकड़े मतलब रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए क्या करता है, जो भी मतलब कोई भी कॉलेज है, स्कूल है, कोई भी अगर एग्जाम का रिजल्ट देता है तो वो स्टेप बाय स्टेप देता है। उनके पास जो आंकड़े होते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से होते हैं, तभी जाके वो इंडिविजुअली हर बच्चे का जो रिजल्ट है वो दे पाते हैं। ठीक है, ठीक है, वो औसत के आधार पर नहीं करते, वो हर बच्चे का गणनात्मक आंकड़े निकालते हैं। ठीक है, गणनात्मक सांख्यिकी का वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, अनुमानित मतलब 100 बच्चों में से 10 ले लेना, 1000 में से 10 बच्चे ले लेना, उन 10 बच्चों के आधार पे सबका मतलब रिजल्ट सुना देना, तो ये अनुमानित क्या हो जाती है, अनुमानित सांख्यिकी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जब हम मतलब जो सांख्यिकी है उस सांख्यिकी में तथ्यों का व्यवस्थित रूप से संकलित करना भी बहुत जरूरी है, ये भी एक इसकी विशेषता है। ठीक है, तो अब इसकी विशेषता आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हैं, और चलते हैं आगे। ये क्या कह रहा है, नोट क्या कह रहा है, देखिए नोट को थोड़ा ध्यान से देखिए। यह कह रहा है कि सभी आंकड़ों को सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता, ये तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं, परंतु सारी सांख्यिकी को आंकिक आंकड़े कहा जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर सांख्यिकी है तो सांख्यिकी को आप आंकिक आंकड़े कह सकते हैं। आंकिक मतलब अगर सांख्यिकी है तो उनमें अंकों का यूज होगा, और अंकों का यूज होगा तो आंकिक आंकड़े वो बन गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर भाई किसी भी आंकड़ों में अंकों का यूज होगा तो वो आंकिक आंकड़े हैं या नहीं है, तो आंकिक आंकड़े वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बढ़िया तरीके से जानते हो, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो फटाफट मतलब कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं, मिलते क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप इसको समझिए कि जो इसकी वास्तविक जो परिभाषा है, इसकी वास्तविक परिभाषा है जो सांख्यिकी की। अब इनके आधार पे मैंने मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उस हिसाब से मतलब इसका अर्थ हम लोगों को समझना चाहिए था। अब आप समझ चुके हैं कि आखिरकार ये सांख्यिकी है क्या। अब देखिए, परिभाषा हम एक को आपको देते हैं और इसके माध्यम से आप बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। देखिए कि सांख्यिकी से अभिप्राय आंकड़ों के औसतों या समूह से है। किससे? आंकड़ों के औसतों या समूह से है, जिनका किसी अन्वेषण या कोई घटना से संबंधित आंकड़ों को कहा जाता है। मतलब अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि सांख्यिकी का मतलब केवल संख्या से नहीं है, केवल अंकों से नहीं है। ठीक है, केवल संख्यात्मक तथ्यों से नहीं है, उन आंकड़ों में संख्यात्मक तथ्य भी होना जरूरी है और उन तथ्यों का समूह भी होना जरूरी है, और समूह के साथ साथ उनका मतलब औसत के आधार औसत भी होना चाहिए और उनकी तुलना भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मतलब संबंधित, मतलब उनका तुलना भी, एक दूसरे से तुलना भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब सभी
गुण है एक मतलब किसी भी तथ्य में, तो वो तथ्य सांख्यिकी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सभी गुण नहीं है तो वो सांख्यिकी नहीं कहलाएगा, वो एक सूचना कहलाएगा, यानी इंफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, वो जानकारी कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट? तो ये मतलब इसकी वास्तविक जो परिभाषा ये है। ठीक है, और जो जो शुरू में जो हमने परिभाषा दी थी वो भी सही है, गलत वो नहीं है, लेकिन हमने ये शुरू में इसलिए नहीं दी कि आप लोग समझ नहीं पाते, तो आपकी मतलब अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये हमने आपको बाद में दी है। ठीक है, तो ये क्यों है ये आपको ऊपर पता चल गया है, जो विशेषताएं आपने पढ़ी हैं उनके आधार पर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं लोग। अब देखिए उदाहरण भी दे रहा है कि कैसे मतलब ये सांख्यिकी है, उदाहरण को भी देख लेते हैं। 1 मिनट यार, ये थोड़ा टेक्निकल इशू, कोई नहीं। चलिए देखिए, राम की जेब में 1000 रुपए हैं, तो ये सांख्यिकी नहीं है। ठीक है, ये सांख्यिकी नहीं है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि भारत में जन्म दर 18/1000 है, जबकि अमेरिका में 8/1000 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सांख्यिकी है कि भारत में 18/1000 क्या है, जन्म दर है, और अमेरिका में कितनी है, अमेरिका में 8/1000 जन्म दर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब ये कंपेयर हो रही है, इसमें क्या हो रही है, इसमें औसत भी हम लोग निकाल सकते हैं, एक दूसरे से संबंधित भी है, यानी एक दूसरे की तुलना भी कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी है, और इसमें संख्या भी है। क्या है, संख्या भी है। तो ये सभी गुण ये है इसमें, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सांख्यिकी हो जाएगा, और ये सांख्यिकी नहीं है, ये केवल एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप सांख्यिकी को तो बढ़िया तरीके से समझ चुके हो, ये जो बहुवचन सांख्यिकी है वो क्या है, वो आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हो। अब देखिए, अब जो बहुवचन सांख्यिकी की जो विशेषताएं हैं, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि प्रश्न अगर आपका आ सकता है इस तरीके की, बहुवचन सांख्यिकी क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो भी आपको वही लिखना है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि सांख्यिकी क्या है, या आप जानते हो क्या है, ये आप डिफाइन कर देना। उसके बाद आता है कि इसकी विशेषताएं क्या है, सांख्यिकी की विशेषताएं क्या है, मतलब सांख्यिकी की विशेषताएं आपको वही विशेषता दर्शानी है जो आपने बहुवचन सांख्यिकी में दर्शाई थी। ठीक है, जो अभी आपने ऊपर पढ़ी है। ठीक है, ये अच्छे से आपको दिमाग में बैठा लेनी है बात। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से मतलब करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वचन सांख्यिकी को समझते हैं। देखिए, एक वचन सांख्यिकी क्या है, ये एक तरीके से विज्ञान है। ठीक है, ये क्या है, ये विज्ञान है। इसमें हम आंकड़ों को किस तरीके से मतलब जो आंकड़ों से संबंधित है सांख्यिकी, तो आंकड़ों का जो निष्कर्ष हम निकालने चाहते हैं आंकड़ों से, वो निष्कर्ष निकालने के लिए हम जिन विधियों का मतलब यूज करते हैं, जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उन्हीं विधियों को एक वचन सांख्यिकी के द्वारा ही हम उनको यूज करते हैं। यानी एक वचन सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, विधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये इसलिए ये क्या है, एक विज्ञान है। अब देखिए, चलिए समझते हैं कि एक वचन सांख्यिकी वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, ये ठीक है, उनका वर्गीकरण, उनका प्रस्तुतिकरण, ठीक है, उनका विश्लेषण और उनका निर्वचन आदि का अध्ययन करती है। ठीक है, और इसको संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए, आंकड़ों का संकलन ये क्या है, ये एक विधि है। ठीक है, आंकड़ों का वर्गीकरण ये भी विधि है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ये भी विधि है, आंकड़ों का विश्लेषण ये भी एक विधि है, और आंकड़ों का निर्वचन ये क्या है, ये भी एक विधि है। तो इन विधियों का जो हम अध्ययन करते हैं वो एक वचन सांख्यिकी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एक वचन सांख्यिकी है वो एक ऐसी विधि है, वो एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर हम मतलब सांख्यिकी की विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इन विधियों के माध्यम से हम जो आंकड़ों का जो निष्कर्ष होता है, मतलब जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की तह तक जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप फटाफट कर दीजिए, तो मतलब कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कोई नहीं, तो मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए मतलब बहुत वो हो गया है, 1 मिनट थोड़ा आप वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो देखिए, अब हम आ गए हैं सांख्यिकी अध्ययन की विधियां। सांख्यिकी अध्ययन की विधियां कौन कौन सी है, यानी अवस्थाएं भी हम इनको बोलते हैं, स्टेज। कौन कौन सी स्टेज है? ठीक है, स्टेजेस को हम यहाँ पे समझ लेते हैं सांख्यिकी की। देखिए,
सांख्यिकी की अध्ययन की पांच विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? पांच विधियां हैं। और इन पांच विधियों के कुछ टूल्स हैं, कुछ उपकरण हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और इन्हीं को, जो ये पांच ये विधियां हैं सांख्यिकी की, इन्हीं विधियों को हम प्रत्येक चैप्टर में, आगे जो आने वाले चैप्टर हैं, इन्हीं पर टिका हुआ है, ठीक है। किस पर टिका हुआ है? इन्हीं पर टिका हुआ है, ठीक है। इनका जो बेसिक सा जो मतलब अर्थ है वो आप इस वीडियो में समझ लें, ठीक है। और ये इनसे रिलेटेड मतलब जो स्टेटिक्स वाली जो बुक्स है आपकी, जो सांख्यिकी वाली जो बुक्स है, इनके अलावा इसमें कुछ नहीं है। पांच ये विधियां हैं, पांच चैप्टर आपके इन पर डिपेंड है, एक चैप्टर आपका सांख्यिकी पर डिपेंड है, और जो बच रहे, जो चैप्टर बच रहे हैं, इनके जो टूल्स हैं, ठीक है, उन पर डिपेंड है, इनके जो उपकरण हैं उन पर डिपेंड है, ठीक है। तो जो ये वाली जो बुक है वो इसी मतलब इतना इसका सिलेबस है, लेकिन इसको बहुत गहराई से समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, सांख्यिकी की कितनी विधियां हैं? पांच विधियां हैं। पहली विधियां है कि आंकड़ों का संकलन करना, मतलब आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका कैलकुलेशन करना, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये क्या है? ये मतलब फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है। और स्टेप बाय स्टेप भी आपको क्या करना है? लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि जो सबसे पहली स्टेज है वो है संकलन वाली, यानी आंकड़ों का संकलन। दूसरी स्टेज है वो है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये व्यवस्थीकरण है, मतलब इनको क्रमबद्ध तरीके से इनको मतलब एक तित्र करना। एक तित्र तो आप यहाँ पे कर लोगे, लेकिन उनको क्रमबद्ध तरीके से रखना, योजनाबद्ध तरीके से आप इनको रखना है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो आंकड़े आपने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, उनको क्रमबद्ध तरीके से रखिए, ठीक है, उनको क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से रखिए, ठीक है। उसके बाद है तीसरी जो स्टेज है वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। वो कौन सी है? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी इनका मतलब प्रेजेंट करना, इनको प्रेजेंट करना, इनको प्रस्तुत करना, ठीक है। तो किस तरीके से हम इनको प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से इनका संकलन करते हैं, किस तरीके से इनका व्यवस्थीकरण करते हैं, ये सारी ये पांचों स्टेज हमको यही बताती हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो अब पहली स्टेज है वो तो संकलन के बारे में बताएगी, किस तरीके से हम इनका संकलन करते हैं। दूसरी जो स्टेज है व्यवस्थीकरण, वो बताएगी हमको कि किस तरीके से हम इनको क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से रखते हैं। तीसरी जो स्टेज है प्रस्तुतिकरण, यानी आंकड़ों को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से इनको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब जो चौथी स्टेज है वो है, चौथी जो अवस्था है या फिर विधि आप बोल सकते हो, वो है आंकड़ों का विश्लेषण, यानी इनका एनालिसिस कैसे हम करें। एनालिसिस मतलब इनको इन पर विचार विमर्श कैसे करें, इनका मतलब अच्छे से बढ़िया तरीके से हम इनको कैसे समझें, ठीक है। ये क्या करेगी? ये हमको इस बारे में बताएगी, ठीक है। तो इस पे भी स्पेशल चैप्टर है, ठीक है। आगे आप इन्हीं के बारे में एक एक चैप्टर दिया हुआ है, सबके बारे में अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेज है, जो पांचवी स्टेज है, वो है आंकड़ों का निर्वचन, यानी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्या है? इंटरप्रिटेशन। तो ये है, मान लीजिए कि आपने जब मतलब विश्लेषण भी कर लिया, मतलब सोच विचार कर लिया, तर्क वर्क कर लिए, ठीक है। तो मतलब इसके बाद जो आप निष्कर्ष निकालोगे, ठीक है, वो निष्कर्ष निकालना मतलब निर्वचन करना, निष्कर्ष निकालना मतलब निर्वचन करना, ठीक है। तो इसमें आप किस तरीके से आप आंकड़ों के माध्यम से, आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, संकलन के माध्यम से, व्यवस्थीकरण के माध्यम से आप इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो, वो आप निकालोगे आंकड़ों के निर्वचन वाली विधियों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है कि जो सांख्यिकी की जो अध्ययन की जो विधियां हैं, यानी जो अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी है, कितनी है, और इनका मतलब क्या है, ठीक है। बेसिक सा जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो कोई डाउट अगर है तो फटाफट आप कमेंट कर दीजिए, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके टूल्स हैं, कुछ टूल्स यानी इनके कुछ उपकरण हैं। क्या उपकरण हैं इनके, ठीक है। सांख्यिकी के उपकरण क्या हैं, इनके टूल्स क्या हैं। देखिए, सांख्यिकी अध्ययन की प्रत्येक अवस्था में कुछ विशेष प्रकार की तकनीकी या उपाय का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं तकनीकों या उपायों को सांख्यिकी उपकरण कहा जाता है। अब देखिए, उपकरण जो वर्ड है, इससे ही आप समझ रहे हो, ठीक है। उपकरण क्या है? अगर मान लीजिए आप कपड़ा बना रहे हो, जिस मशीन के द्वारा बना रहे हो, जिस तकनीक के द्वारा बना रहे हो, ठीक है, जिस विधि के द्वारा बना रहे हो, जिस तरीके से आप बना रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी? वो उपकरण कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? उपकरण कहलाते हैं। इसी तरीके से सांख्यिकी की अध्ययन है, जो सांख्यिकी अध्ययन की प्रत्येक अवस्था में, ठीक है, जितनी भी इसकी अवस्थाएं, कितनी है? 5 अवस्थाएं। इन 5 अवस्थाओं में जिन भी मतलब
हम जिन तकनीकों का यूज करते हैं, जिन तरीकों का यूज करते हैं, जिन उपायों का यूज करते हैं, ठीक है, उन्हीं उपायों को, उन्हीं तकनीक को, उन्हीं या फिर आप यंत्रों, आप बोल सकते हो यंत्र, क्या बोल सकते हो यंत्र, उन्हीं यंत्रों को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी उपकरण कहते हैं। अब वो क्या क्या है, जिन तकनीकों के माध्यम से हम क्या करते हैं, सांख्यिकी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनका यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सांख्यिकी की अवस्था, सांख्यिकी अवस्थाएं और इनके उपकरण, इनके उपकरण कौन कौन से हैं देखिए, समझ लेते हैं। 1 मिनट यार, ये कोई नहीं, चलिए हम रुकते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। टेक्निकल इशू, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चलिए। अरे यार ये फिर से आ रहा है, चलिए कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, सांख्यिकी अवस्थाएं और इनके उपकरण, ठीक है। अब देखिए इसकी जो अवस्थाएं हैं वो कौन सी है, एक तो जो सबसे पहली है वो है आंकड़ों का संकलन, दूसरी है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ठीक है, तीसरी है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, चौथी है आंकड़ों का विश्लेषण, पांचवी है आंकड़ों का निर्वचन। अब इन पांचों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि संकलन वाली विधि में क्या है, संकलन में हम आंकड़ों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। व्यवस्थीकरण में हम क्या करते हैं, इनको क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, योजनाबद्ध तरीके से हम इनको रखते हैं आंकड़ों को, ठीक है। इसमें हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, उनका प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है, इस पर सोच विचार करते हैं, खोज करते हैं, ठीक है, आंकड़ों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, जांच करते हैं उनकी अच्छे से। और जो निर्वचन है इसमें हम क्या करते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ये तो मतलब इनका आप मतलब समझ चुके हो, ठीक है। लेकिन इन आंकड़ों का जो मतलब जो उपकरण है, इनके जो टूल्स हैं वो कौन कौन से, वो याद रख लीजिए। देखिए वो है संगणना और निर्देशन, ठीक है। क्या है, संगणना और निर्देशन। संगणना और निर्देशन में क्या डिफरेंस है, देखिए जब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं तो वो दो आधार पर करते हैं, एक तो है संगणना के माध्यम से, एक करते हैं निर्देशन के माध्यम से। निर्देशन का मतलब है सैंपल, सैंपल से आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, सॉरी 1 मिनट। जो निर्देशन का जो मतलब है वो है सैंपल, यानी सैंपल के आधार पर अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जो पहले मैंने आपको बताया था, अगर किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से हमने 10 को सैंपल ले लिया है, ठीक है, 100 में से 10 को हमने क्या ले लिया, सैंपल ले लिया, और 10 उन 10 बच्चों के आधार पर अगर हम पूरे 100 बच्चों का रिजल्ट सुना रहे हैं, पूरे 100 बच्चों की औसत निकाल रहे हैं, तो वो 10 जो सैंपल के आधार पर हुआ है तो वो निर्देशन वाला रूप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो निर्देशन वाला उपकरण हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आंकड़ों का संकलन के लिए निर्देशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब सैंपल के आधार पे हम उनको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका कैलकुलेशन कर रहे हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि संगणना, मतलब एक एक गिनकर, ठीक है, मतलब गणने के बावजूद, जैसे कि एक मान लीजिए एक अध्यापक होता है, वो नाम बोल बोल कर प्रत्येक बच्चे को क्या करता है, उसका मतलब हाजिरी लेता है, ठीक है, कि वो यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है, पर डे हर क्लास में। तो ये क्या है, ये गणना कर के माध्यम से इंडिविजुअली अगर किसी को आप क्या कर रहे हो, गिन रहे हो, या फिर उनकी गणना कर रहे हो, या फिर वो यूनिट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इकाई, ठीक है। अगर आप उसको इंडिविजुअली, ठीक है, व्यक्तिगत रूप में अगर आप उसको कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो संगणना हो जाएगा, ठीक है। तो आंकड़ों को संगणना के रूप में भी क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और निर्देशन के रूप में भी, यानी सैंपल के आधार पे भी उनको कलेक्ट किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट है। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आंकड़ों का व्यवस्थीकरण के जो मतलब जो टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, कि हम इनका व्यवस्थीकरण किस आधार पे करते हैं, वो है आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखा, ठीक है। तो ये विन्यास तथा मिलान रेखा के माध्यम, रेखाओं के माध्यम से किया जाता है आंकड़ों का इसमें, ठीक है। जो तीसरा है वो है प्रस्तुतिकरण, मतलब जब हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो तालिका के माध्यम से करते हैं, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से करते हैं, चित्र के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इसका उपकरण है, ठीक है। जो चौथी स्टेज है वो है विश्लेषण। विश्लेषण करने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, देखिए औसतों का यूज करते हैं, प्रतिशतों का यूज करते हैं, ठीक है, सहसंबंध तथा प्रतीप गमन का यूज करते हैं, ठीक है। इन सब का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आदि वर्ड यहाँ पे गलत, मतलब गलती से लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं। तो ये इसके मतलब क्या है, ये 4 इसके उपकरण हैं, क्या है, औसत हो गई, प्रतिशत हो गया, सहसंबंध हो गया, ठीक है, और प्रतीप गमन हो गया, ठीक है। तो इनके आधार पर हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। इनको हम अच्छे से डीप में बताएंगे, अगले वाले जो चैप्टर हैं वो इन्हीं पर टिके हुए हैं, ठीक है, अच्छे से वहां पर आप समझ जाओगे। जो पांचवी जो अवस्था है वो है आंकड़ों का निर्वचन,
वो कौन सी है कि आंकड़ों का निर्वचन। आंकड़ों के निर्वचन में आप समझोगे कि औसतों, ठीक है, इसमें भी औसत है। निर्वचन करने के लिए आपको औसतों की जरूरत पड़ेगी, प्रतिशतों के विस्तार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर विभिन्न आर्थिक चरों के संबंध में, ठीक है, किसके संबंध में, विभिन्न आर्थिक संबंध के आधार पर भी आप ये सब कर सकते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, 1 मिनट आप यहाँ पे रुकिएगा थोड़ी, मतलब चलिए करते हैं शुरू। अब देखिए फिर से हम इसको शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सांख्यिकी के कार्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कार्य को हम एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। वो विशेषताएं हम लोगों ने समझी थी। देखिए यार मैं भी थक चुका हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, कोई नहीं, चलिए आप सब लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, कोई नहीं। तो आप लोगों मतलब अगर आप चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और पास में बेल आइकन वाली घंटी को हिट कर दीजिए कि हम लोगों का जो मतलब एक तरीके से हम लोग भी मोटिवेट हों, हम जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं इसका जो प्रतिफल है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप इसलिए शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कृपया करके, ठीक है। तो चलिए फिर से करते हैं शुरू। अब देखिए अब हमारा जो फैक्ट है वो है कि सांख्यिकी के कार्य कौन कौन से हैं। 1 मिनट यार, टेक्निकल सिस्टम में यही सब तो दिक्कत आती है, तभी मुझको दिक्कत आता है, ठीक है, तभी इतना टाइम लग जाता है, कोई नहीं। चलिए देखिए सांख्यिकी के कार्य कौन कौन से हैं इनको हम समझ लेते हैं। देखिए सांख्यिकी के कार्य हैं तथ्यों को संख्यात्मक बनाना। भाई सरल है कि तथ्यों को संख्यात्मक बनाना, क्योंकि सांख्यिकी है वो टिकी हुई है संख्या पर, अंकों पर, आंकड़ों पर। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो अगर कोई तथ्य है उस तथ्य में जो सांख्यिकी का जो योगदान रहेगा, जो कार्य रहेगा, मतलब जो गतिविधियां रहेंगी वो संख्यात्मक बनाने की ओर ही तो रहेंगी, सीधी सी बात है। तो तथ्यों को संख्यात्मक बनाना इसका सबसे पहला कार्य है, ठीक है। दूसरा इसका कार्य ये है जटिल तथ्यों को सरल बनाना, ठीक है। आंकड़ों के माध्यम से क्या करती है कि जो तथ्य होते हैं उनको सरल बनाती है, बहुत ज्यादा जटिल तथ्यों को भी ये आंकड़ों के माध्यम से सरल बना देती है। तीसरा जो इसका कार्य है वो है तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना। भाई ठीक है, ये जो विशेषताएं हैं वही मतलब उसमें से कुछ इसके कार्य आ रहे हैं आपको कि भाई तुलनात्मक अध्ययन करना इसकी विशेषता भी है और भाई कार्य भी है कि भाई ये किसी भी तथ्य है, कोई भी संख्यात्मक तथ्य है तो उसका ये तुलनात्मक अध्ययन करती है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद इसकी जो चौथी विशेषता वो क्या है, नीति निर्धारण करना, ठीक है। अगर आर्थिक गतिविधियों की आप बात कर रहे हो, आर्थिक आंकड़ों की आप बात करोगे तो उन आंकड़ों को जारी करने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए नीति निर्धारण करना, योजनाबद्ध करना, मतलब योजनाएं बनाना, तभी जाके अगर जब आप योजनाबद्ध तरीके से वर्क करते हो, नीति निर्धारण के माध्यम से, नीति के माध्यम से वर्क करते हो, तभी ना उन आंकड़ों को प्रस्तुत कर पाओगे, ठीक है। उनका जो प्रस्तुतिकरण होता है वो योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से करने के बावजूद ही तो होता है। तो इसलिए नीति निर्धारण करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका जो, अरे यार फिर से ये बार बार हो जा रहा है। उसके बाद आप देखिए इसका जो पांचवा जो कार्य है वो है व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि। भाई व्यक्तिगत ज्ञान में भी वृद्धि करता है। व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि कैसे करता है कि मान लीजिए अगर आप किसी भी आंकड़ों को सबसे पहले उनको इकट्ठा कर रहे हो, एकत्रित कर रहे हो, उसके बाद आप उनको व्यवस्थित तरीके से क्या कर रहे हो, मतलब रख रहे हो। व्यवस्थित तरीके से रखने के बाद आप उनका प्रस्तुतिकरण कर रहे हो। प्रस्तुतिकरण करने के बाद आप उनका विश्लेषण करोगे। विश्लेषण करने के बाद आप उनसे निष्कर्ष निकालोगे। तब आप इतना कुछ एक टॉपिक पर करोगे तो सीधी सी बात है उसके बारे में लोगों को ज्ञान हो जाएगा। जो लोग करेंगे उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान का अनुभव हो जाएगा, उनको अनुभव में वृद्धि होगी, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, ये व्यक्तिगत ज्ञान में भी वृद्धि करती है, उनके अनुभव में वृद्धि करती है, ठीक है। इसका ये भी एक इंपॉर्टेंट कार्य है। उसके बाद इसका है जो छठा जो इसका कार्य है वो है पूर्व अनुमान लगाना, ठीक है। तो पूर्व अनुमान लगाने में भी ये सहायता करता है। मतलब पूर्व अनुमान का मतलब क्या है कि पहले से ही किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगा लेना, ठीक है। तो अब ये पहले से ही किसी चीज़ के बारे में अनुमान कैसे लगवा देती है। मान लीजिए आपने आंकड़े जारी किए, ठीक है। तो आपने आंकड़े जारी किए किसके, कोरोना के, ठीक है। कोरोना महामारी आजकल ज़्यादा चल रही है, कोरोना महामारी। तो अब आप इसके आंकड़े जारी, अब मान लीजिए 2003 में इससे संबंधित कोई महामारी आई है तो उसके आंकड़ों के आधार पर आप इसकी कंपेयर करते हो या नहीं करते हो, तुलना करते हो, ठीक है। अगर इससे पहले किसी भी देश में कोरोना महामारी आई होगी, ठीक है, विश्व में किसी भी देश में, उसमें कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे, क्या इसका उपचार है, क्या नहीं है, मतलब इस तरीके से जब आप आंकड़े देखते हो तो आप आंकड़ों के आधार पे पहले से ही अनुमान लगा लेते हो, ठीक है। आंकड़ों को देखने के बाद कि इस तरीके से हम इस समस्या से बच सकते हैं।
तो पूर्व पूर्व अनुमान लगाने में भी इसकी जो सहायता है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये भी एक इसका मतलब महत्वपूर्ण कार्य है सांख्यिकी का। ठीक है, तो इसके कार्य आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी के क्षेत्र पर कि सांख्यिकी का क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना व्यापक है, कहाँ तक है इसका विस्तार। देखिए, सांख्यिकी के क्षेत्र के विस्तार को हम दो आधार पर समझेंगे। पहला है सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी की प्रकृति, और दूसरा है सांख्यिकी की विषय सामग्री। देखिए यार, मतलब थोड़ा मतलब जो गला है वो बैठा हुआ है, दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं कुछ वर्ड्स सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो आपका मतलब समझाना मेरा मकसद है, तो आप अच्छे से समझ रहे हो वो मतलब काफ़ी है। तो आप मतलब छोटी मोटी चीज़ों को पकड़ना नहीं है, क्योंकि मैं अभी बाहर से आया हूँ और रात के 4 बज रहे हैं, तो अब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत करनी होती है, तो इसलिए मतलब आप इन चीज़ों को नहीं देखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये गलती आएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से समझना, जो कंटेंट है उसको समझिएगा। ठीक है, और वैसे आप मतलब हम लोगों को बहुत सपोर्ट भी कर रहे हो। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। अगर चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी क्षेत्र को समझते हैं। क्षेत्र को हम समझेंगे एक तो इसकी प्रकृति के आधार पर और एक इसकी विषय सामग्री के आधार पर। ठीक है, तो प्रकृति क्या है और इसकी विषय सामग्री क्या है। देखिए, इसकी जो प्रकृति है यार, ये टेक्निकल इशू है ना यार, देखिए फिर से वो आ जाएगा, चलिए कोई नहीं। अब इसकी प्रकृति को हम समझेंगे। इसकी प्रकृति क्या है, मतलब देखिए, सांख्यिकी की प्रकृति के दो रूप हैं। पहला कलात्मक, ठीक है, पहला क्या है कि कलात्मक, और दूसरा है वैज्ञानिक। ये दोनों रूप सांख्यिकी की प्रकृति को दर्शाते हैं। यानी जो सांख्यिकी की प्रकृति है, ये दोनों रूप, एक तो कलात्मक रूप और एक वैज्ञानिक रूप, ये दोनों ही रूप सांख्यिकी की प्रकृति को दर्शाते हैं। क्योंकि जो सांख्यिकी है इसको कलात्मक भी कहा जाता है और इसको वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक वैज्ञानिक भी है और एक कलात्मक भी है। ठीक है, अब वैज्ञानिक कैसे है और कलात्मक कैसे है, ये दोनों हैं, वो किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, फिर से यार यही आ गया, मतलब क्या बताएं, कोई नहीं, चलिए वेट कीजिए। मतलब ज़्यादा आता है ना कुछ चीज़, मतलब ज़्यादा परेशान करती तो वो परेशान करती चली जाती है। और यार वैसे भी टेक्निकल सिस्टम है, तो देखे यार, मतलब चलिए कोई नहीं, करने दो इसको परेशान, हम भी मानने वाले नहीं हैं। 4 बज जाए 5 बज जाए हम लगे रहेंगे। ठीक है, अरे भाई मान जा यार, क्यों मतलब बच्चों को परेशान करवा रही हो तुम। देखिए फिर से ना आ जाए। चलिए, हाँ, अब देखिए ये कलात्मक सांख्यिकी क्या है, क्यों है, और वैज्ञानिक सांख्यिकी क्यों है। ठीक है, तो देखिए कलात्मक पर हम पहले चलते हैं। इसमें हमें कार्य करने के ढंग, कौशल, निपुणता, परिणाम, अनुभव प्राप्त होता है, इसलिए ये क्या है, कलात्मक है। ठीक है, कलात्मक कैसे, देखिए जब भी हम सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सांख्यिकी का जो मेन मकसद क्या है, आंकड़ों से संबंधित है, और आंकड़ों को एकत्रित करना, प्रस्तुत करना, उनका मतलब निर्वचन करना। ठीक है, उनका व्यवस्थित ढंग से उनको मतलब रखना। ठीक है, तो ये सब किसके माध्यम से होता है, इनको हम अपने कौशल के माध्यम से करते हैं, इनको हम अपने निपुणता के माध्यम से करते हैं, इनको हम अच्छे ढंग के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इनके जो परिणाम होते हैं, इनके जो अनुभव, हमारे पास जो अनुभव होता है, जो परिणाम, कुछ परिणामित आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर हम इनको क्या करते हैं, मतलब इनको रखते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ का, ठीक है, मतलब तालिका का, ठीक है, और ग्राफ के माध्यम से हम इनको मतलब रखते हैं। तो मतलब ये एक कला है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम सांख्यिकी का आंकड़ों का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, तो उतना ज़्यादा हम इसमें क्या हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। तो इसलिए एक कलात्मक भी है। ठीक है, और इसमें शोध भी संभव है। शोध मतलब ये मतलब क्या है कि हम इसको शुद्ध भी कर सकते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो उसको हम शुद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शोध की जो प्रक्रिया है वो भी इसमें संभव होती है, इसलिए ये क्या है, कलात्मक सांख्यिकी है। ठीक है, दूसरा जो सांख्यिकी होती है वो वैज्ञानिक भी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विधियों का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सिद्धांतों का भी यूज इसमें किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल कलात्मक ही है, कलात्मक के अलावा ये कलात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है, क्योंकि इसमें भैया क्या है कि विधियों का भी तो यूज किया जाता है और सिद्धांतों का भी यूज किया जाता है। तो इसलिए विधियों, सिद्धांतों के क्रम अनुसार अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाती है, वैज्ञानिक हो जाती है। ठीक है, तो जो इसकी प्रकृति है वो दोनों रूपों में है। कौन कौन से, वैज्ञानिक के रूप में और कलात्मक के रूप में। ठीक है, अरे यार फिर से यही आए जा रहा है बार बार, चलिए कोई नहीं, फिर से हम रुकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं कि सांख्यिकी की विशेष सामग्री क्या है। सांख्यिकी की विशेष सामग्री की हम बात करें तो इसकी विशेष सामग्री को हम सामग्री के दो संगठक हैं। कितने हैं? दो संगठक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, इसको इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर तो करना नहीं चाहिए, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है यार, हमको भी बहुत वो करना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ये संगठक है, इसके दो संगठक है। कौन कौन से हैं इसके दो संगठक? इसकी जो विशेष सामग्री है इसके दो संगठक है। पहला जो संगठक है वो है विवरणात्मक सांख्यिकी, दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। यानी एक तो है विवरण से संबंधित और एक है निष्कर्ष से संबंधित। एक तो हो जाएगी निष्कर्षात्मक सांख्यिकी और एक हो जाएगी विवरणात्मक सांख्यिकी। ठीक है, तो अब विवरणात्मक सांख्यिकी क्या है और निष्कर्षात्मक सांख्यिकी क्या है, इनको हम समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, जो विवरणात्मक सांख्यिकी है वो होती है, इसको अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, तभी आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हो कि विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिनका प्रयोग हम आंकड़ों के संकलन के लिए करते हैं, मतलब आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, और जिनको हम प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, मतलब आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करने के लिए, आंकड़ों का संकलन करने के लिए और आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। जिन विधियों का, उन्हीं विधियों को क्या कहा जाता है? उन्हीं विधियों को विवरणात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत रखा गया है और उन्हीं विधियों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? विवरणात्मक सांख्यिकी कहा जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं? संकलन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण की वाली, मतलब दो विधियां नहीं है यहाँ पे। अब ये जो विधियां हैं ये केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापों के आधार पर है। ठीक है, अब किरण के मापों के आधार पर है, सहसंबंध के मापों के आधार पर है। ठीक है, तो इनसे सबसे संबंधित है और इनके मतलब आगे जो आने वाले चैप्टर हैं इन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक मतलब विवरणात्मक सांख्यिकी क्या है ये तो आप समझ चुके हो कि विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिन विधियों का प्रयोग हम आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण करने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम बात करते हैं निष्कर्षात्मक सांख्यिकी क्या है। ठीक है, देखिए निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय है कि निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन सभी विधियों से है जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्श, ठीक है, प्रतिदर्श मतलब सैंपल, प्रतिदर्श के आधार पर समग्र या जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समग्र या जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मान लीजिए किसी भी वो मैं जो शुरू में आपको बताया था, क्या बताया कि मान लीजिए किसी कक्षा में 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों में से किन्हीं 10 बच्चों को लेकर उन 10 बच्चों के आधार पर इन 100 का मतलब क्या कर देना? रिजल्ट दे देना, इनका परिणाम निकाल देना। ठीक है, इनका मतलब निष्कर्ष दे देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये निष्कर्षात्मक सांख्यिकी हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो यूज हुआ है वो समग्र या जनसंख्या का यूज हुआ है। ठीक है, किसका? जनसंख्या का। मान लीजिए अगर हम जनसंख्या के बारे में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि हम अगर जो सैंपल के आधार पर अगर कोई आंकड़ा जारी कर रहे हैं तो वो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम जो सांख्यिकी की जो विशेष सामग्री है उसमें निष्कर्षात्मक जो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी कि अगर हम जनसंख्या के संबंध में मतलब सैंपल के आधार पर आंकड़े निकाल रहे हैं, आंकड़ों से संबंधित निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो वो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी हो जाएगी। ठीक है, जो समग्र या जनसंख्या की अवधारणा से अभिप्राय यहाँ पे क्या है? सभी इकाइयों के समूह से है। ठीक है, उन सभी इकाइयों के समूह का निष्कर्ष निकालना। मान लीजिए 100 समूह है। ठीक है, 100 इकाइयों का समूह है। इन 100 में से 10 के आधार पर इन सभी इकाइयों का मतलब निष्कर्ष निकाल लेना सैंपल के आधार पर। ठीक है, 10 सैंपल के आधार पर, तो ये निष्कर्षात्मक सांख्यिकी हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है तो फटाफट आप हमको बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फटाफट रुकिए मत, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सांख्यिकी की सीमाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, सीमाओं को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए पहली जो इसकी सीमा है वो क्या है? केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो आप खुद भी सोच सकते हो कि जो सांख्यिकी है वो टिकी हुई है अंकों पर, संख्या पर, तो संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, केवल गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, ये क्या है? इसकी सीमाएं हैं। उसके बाद सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, मतलब सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, केवल इकाई का अध्ययन नहीं करती है। क्या नहीं करती है? इकाई का अध्ययन नहीं करती है। अगर इकाई का अध्ययन नहीं कर रही है तो मतलब किसी भी जो सांख्यिकी तथ्य है, किसी अकेले संख्या का, मतलब अकेले अंक का, अकेले आंकड़े का ये क्या नहीं करती है? क्या नहीं करती है? अध्ययन नहीं करती है।
ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे मतलब राष्ट्रीय स्तर पर तो इकाइयों के बारे में यूज होगी, अगर जनसंख्या के आधार पर देखोगे तो फिर मतलब व्यक्तिगत आधार पर यूज होगा। तो मतलब इन सब पर ये क्या नहीं करती है, इनके आधार पर ये अध्ययन नहीं करती है, तो ये भी इसकी एक समस्या है। ठीक है, ये केवल संख्यात्मक तथ्यों यानी समूहों के आधार पर अध्ययन करती है। ठीक है, मैंने शुरू में बताया था कि समूह का होना इसमें जरूरी है। दूसरी बात, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी इसकी एक सीमा है। उसके बाद इसकी सीमा है कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। विशेषज्ञ ही मतलब कि जिनको ज्ञान है, जिनको एक्सपीरियंस है, वो ही इनका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। आंकड़ों का संकलन वो ही कर सकता है जिसको नॉलेज होगी, जिसको अनुभव होगा, जो विशेषज्ञ होगा। ठीक है, आंकड़ों से संबंधित वही उनका संकलन कर सकता है, वही उनका विश्लेषण कर सकता है, वही उनको व्यवस्थित कर सकता है। ठीक है, वही उनको प्रस्तुत कर सकता है। तो ये क्या है, ये भी इसकी एक समस्या है कि केवल विशेषज्ञ ही इनको क्या करते हैं, विशेषज्ञ ही इनका यूज कर सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति इनका यूज नहीं कर सकता है। सांख्यिकी का जो निष्कर्ष होता है वो कभी कभी भ्रामक भी हो सकता है। ठीक है भाई, आंकड़ों का अगर सही तरीके से संकलन नहीं हुआ है या फिर उनका मतलब जो निष्कर्ष है वो अब मान लीजिए क्या वो हो जाएगा आपका, तुम्हारा वो व्यवस्थीकरण अगर उनका सही से नहीं हुआ है, और व्यवस्थीकरण सही से नहीं हुआ तो वो हो जाएगा वो तुम्हारा प्रस्तुतिकरण। भाई प्रस्तुतिकरण और व्यवस्थीकरण सही से नहीं हुआ है तो जो निष्कर्ष है वो तो भ्रामक निकलेगा ही ना, वो तो गलत निकलेगा। तो इसलिए कभी कभी जो इसका निष्कर्ष होता है वो भ्रामक भी निकल जाता है, खराब निकल जाता है। ठीक है, जो कि खतरनाक साबित होता है उसके बाद। लेकिन फिर उसमें बाद में क्या है ना कि खतरनाक साबित हो तो जाता है, लेकिन मतलब उसमें शोध की प्रक्रिया भी संभव है। मैंने आपको बताया था मतलब शोध करने की प्रक्रिया भी संभव है। अगर आपने निर्वचन उसका कर दिया है, निर्वचन मतलब निष्कर्ष निकाल दिया है, तब तो शोध करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन निर्वचन से पहले जब आप विश्लेषण करते हो तो विश्लेषण में यही सब देखा जाता है कि क्या कमियां हैं, क्या मतलब कुछ कमी तो नहीं रह गई है, कुछ गलती तो हम लोग नहीं कर देते, तो उस समय में क्या कर लेते हैं, शोध कर लेते हैं हम उसमें। ठीक है, तो आंकड़ों का ये मतलब ज़्यादातर जो वो है भ्रामक की स्थिति कम पैदा होती है, लेकिन हो भी जाती है कभी कभी, तो इसलिए ये भी एक इसकी सीमा बन रही है। उसके बाद सांख्यिकी निष्कर्ष केवल औसत पर ही सत्य उतरता है। भाई सीधी सी बात है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये औसत पर आधारित होता है, तो औसत पर आधारित होता है तो ये औसत पे ही ज़्यादा मतलब खरा उतरता है, तो ये भी इसकी एक सीमा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सांख्यिकी के महत्व की। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है, देखिए सांख्यिकी का महत्व आप हर क्षेत्र में देख सकते हो। मैंने आपको बताया था, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्ययन करोगे, आंकड़ों का अध्ययन करोगे, तो वो अर्थशास्त्र से संबंधित होंगे, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होंगे। अगर आप शासन के क्षेत्र में देख लो, शासन के क्षेत्र में आंकड़ों की कितनी जरूरत पड़ती है। बिना आंकड़ों के कोई भी क्षेत्र नहीं चलता है, हर क्षेत्र में आंकड़े जारी करने पड़ते हैं, आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ते हैं, उन्हीं के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, उन्हीं के आधार पर हम अपने उद्देश्यों का जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष को निकाल पाते हैं। ठीक है, शासन के क्षेत्र में। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों को देख लो। ठीक है, आंकड़ों पे तो वर्क कर रही है सभी। भाई आंकड़े तो सभी चीज़ में जरूरत है ना, कि गणना ये सब चीज़ों में करनी पड़ती है, आंकड़े रखने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ पे क्या करना है, यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना गया, ये सब आंकड़े सभी के पास रखने होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है भाई, रिजल्ट निकालना, पेपर कराना, ठीक है, फिर उनको चेक करना, फिर उनके मतलब कितने फेल कितने पास, ये सभी आंकड़े हैं। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी भाई वहाँ पे इतना % माल पहुँचाना है, वहाँ से इतना मंगाना है। ठीक है, इतना हम खर्च कर चुके हैं, इतना खराब हो गया है, ये कौन सी कंपनी को गया, ये कहाँ से आया, ये जो व्यक्तिगत रूप में भी लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, इतना % ब्याज था, इतना वो था, मतलब ये सभी आंकड़े रखने होते हैं व्यापार के क्षेत्र में। सुरक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, सुरक्षा के क्षेत्र में कितने सैनिक कहाँ लगाने हैं। ठीक है, तो कौन से सैनिक कहाँ पे हैं, कितने हैं। ठीक है, कब को कहाँ से कब हटाना है, उनको वहाँ से हटा के कहाँ पे भेजना है। ठीक है, मतलब ये सब जानकारी रखनी पड़ती है, या आंकड़ों के माध्यम से भाई कितनी सैलरी उनको देनी है, कौन दे रहा है। ठीक है, इस विभाग के सदस्यों को कितना देना है, भाई सभी ये मतलब क्या है, ये जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, ये इन सब के क्षेत्र में, सुरक्षा के में नहीं, हर क्षेत्र में आंकड़ों की जरूरत होती है। जो सांख्यिकी का जो महत्व है वो हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे केवल किसकी करेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में, कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। वही फिर टेक्निकल सिस्टम आ रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। चलिए कोई नहीं, परेशानी झेल लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया होती है यार। फिर आ गया, चलिए कोई नहीं, आप भी परेशान हो रहे होंगे यार, क्या मतलब
चलिए, अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो हम लोगों को ये सब टेक्निकल सिस्टम हमको मतलब हम इसको जल्दी इससे सुलझ जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए करते हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है, जो चैप्टर का हमारा नाम है कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये हमारा चैप्टर का नाम था। अब आपने सांख्यिकी को बढ़िया तरीके से समझ लिया, हर क्षेत्र को, हर फैक्ट को, हर विशेषता को, हर कमी को, हर सीमाओं को, ठीक है, इसके कार्यों को, इसके प्रभाव को, इसकी प्रकृति को, इसकी विशेष सामग्री को। अब आप जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी को बढ़िया तरीके से समझ चुके हो। अर्थशास्त्र भी आप जानते हो, अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अध्ययन करना। अगर आप डिटेल से इसको समझना चाहते हो, इसको मतलब हर फैक्ट को इसको कवर करना चाहते हो, तो इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिफाइन किया है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आप इन दोनों वर्ड्स के बारे में जान चुके हो। अब आप देखिए कि जो सांख्यिकी है इसका अर्थशास्त्र में महत्व कितना है, क्या है, ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। और ये क्वेश्चन 6 नंबर में पक्का आ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम भी है और बुक का नाम भी पक्का आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से वो करिए। जो भी हम देखिए, हम जो करा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट सी हैं, कोई भी मतलब वैसा नहीं है, सारे फैक्ट्स के द्वारा हम बता रहे हैं आपको अच्छे से, बहुत मतलब बढ़िया तरीके से आपको कवर करा रहे हैं। देखिए, चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, पहली जो मतलब इसका जो महत्व का जो पहला है वो है कि आर्थिक समस्याओं की परिणात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा अर्थशास्त्री विस्तार से ज्ञान प्राप्त करके समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। अगर कोई आर्थिक आंकड़े, हम आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़े जारी कर रहे हैं, तो उन आंकड़ों को जारी करने से पहले सबसे पहले उनको एकत्रित करना पड़ता है। एकत्रित करने के बाद उनको व्यवस्थित ढंग से रखना पड़ता है। व्यवस्थित ढंग से रखने के बाद उनको प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रस्तुत करने के बाद उनका क्या करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। विश्लेषण करने के बाद तब जाके हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब अर्थशास्त्री उनके बारे में विस्तार से क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और विस्तार से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इसलिए जो सांख्यिकी है इसका महत्व अर्थशास्त्र में ज्यादा बढ़ रहा है। जो आर्थिक समस्या होती है उनका समाधान करने में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं। जो दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडलों का निर्माण करना। सीधी सी बात है, जो ये क्या है कि आर्थिक सिद्धांतों और आर्थिक मॉडलों का निर्माण भी करता है। क्या करता है, जो सांख्यिकी है ये अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, आर्थिक मॉडलों का निर्माण करता है। अगर कोई भी किसी भी आर्थिक गतिविधियों के बारे में आंकड़ा जारी कर रहा है, उसके लिए कुछ कुछ नियम भी बनाता है, उसका एक मॉडल तैयार करता है, और उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही, उन सिद्धांतों का अकॉर्डिंग ही ये वर्क करता है, तभी जाके ये क्या कर पाता है, निष्कर्ष निकाल पाता है, ठीक है। तो इसलिए, और योजनाबद्ध तरीके से अगर वर्क करेगा तो ये एक मॉडल ही क्रिएट करेगा, सीधी सी बात है। तो इसका जो मतलब योगदान होता है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का, वो आर्थिक सिद्धांतों और आर्थिक मॉडलों का निर्माण करना भी होता है। उसके बाद आर्थिक भविष्यवाणी करना, मतलब अगर आप आर्थिक आंकड़े जारी कर रहे हैं तो आप पिछले आंकड़े लेकर, ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों की भविष्यवाणी भी कर सकते हो, उनके बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब ये भी इसका एक महत्व है, बनता है। सांख्यिकी का महत्व जो का अर्थशास्त्र में इसका है, भविष्यवाणी संबंधित, मतलब आर्थिक गतिविधियों के बारे में पूर्व अनुमान लगाना। दूसरी बात, जो इसका जो चौथा जो महत्व है वो है आर्थिक गतिविधियों का निर्माण, आर्थिक नीतियों का निर्माण करके। भाई, आर्थिक नीतियों का निर्माण करने के बावजूद ही तो ये क्या कर पाता है, निष्कर्ष निकाल पाता है, समस्याओं का समाधान कर पाता है, ठीक है, भविष्यवाणी कर पाता है, कि तब जाके आर्थिक नीतियां बना लेता है, उन्हीं के आधार पर तो ये सब वर्क करता है। तो इसलिए सांख्यिकी का जो महत्व है वो आर्थिक नीतियों का निर्माण करने में भी है, आर्थिक संतुलन बनाए रखने में भी, ठीक है। तो आर्थिक संतुलन बनाए रखने में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में। आर्थिक गतिविधियों के कारणों और परिणामों के संबंध ज्ञात करना में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है सांख्यिकी का। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा एक ही वीडियो में। आपको कोई अगर डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो भी आप हम प्लीज़ कृपया करके आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मतलब रात के 4 बज रहे हैं और 4 बजे हम आपको वीडियो बना रहे हैं बहुत मेहनत के साथ। तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और कमेंट जरूर कीजिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए ताकि हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाएँ और जो टेक्निकल जो समस्याएं आ रही थी बीच बीच में, इन सबको समाप्त कर सकें और आपको एक अच्छा जो कंटेंट है वो दे सकें। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और आज मतलब गला बहुत ज़्यादा दुख गया है, तो चलिए कोई नहीं, आप लोगों के लिए मेहनत करनी होती है सभी के लिए, तो आप लोग भी हमारे लिए मतलब थोड़ी मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। कोई नहीं, मिलते हैं तो फिर कल एक जो चैप्टर नंबर 2 के साथ। देखिए अभी भी ये टेक्निकल सिस्टम बना रहा है, ठीक है, मतलब परेशान कर रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, ये अभी भी परेशान कर रहा है टेक्निकल सिस्टम, करने दीजिए। अब हमारा वर्क हो गया है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं, कल मिलेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ। तो तब तक आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से एक बार बुक से पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, और इनके जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, कर ही दिया है वहाँ पे। हाँ, वो नोट्स प्रोवाइड हो गए हैं ना वहाँ पे, हाँ वो नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड हो गए हैं, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। इस वीडियो के नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा। चलिए कोई नहीं, गुड नाइट।